Assalamu alaikum. Dear students, welcome all of you in Network Administrator short course. So today we are going to discuss the TCP IP protocol suite. So let's start today's topic. जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों ने OSI रेफरेंस मॉडल को स्टडी कर लिया है और इसमें हमने ये 7 लेयर्स को डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में, और इसमें हर लेयर की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने डिस्कस की थी। इसको अगर हम कंपेयर करें टीसीपी आईपी मॉडल के साथ, जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड मॉडल है, तो इसमें जो आपकी ओएसआई मॉडल यहाँ आप देखें तो इसकी जो टॉप की 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को मर्ज करके टीसीपी आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर से रिप्रेजेंट किया गया। और ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज टीसीपी आईपी मॉडल में भी ट्रांसपोर्ट लेयर से ही रिप्रेजेंट की जाए, जबकि नेटवर्क लेयर जो है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है जस्ट नेम का डिफरेंस है। इंटरनेट लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में उसको रिप्रेजेंट किया गया, जबकि इसकी फंक्शनैलिटी सेम है। जबकि जो लास्ट 2 लेयर्स हैं, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, उनको अगर आप इस पिक्चर में देखें तो राइट साइड पे टीसीपी आईपी मॉडल में उसको नेटवर्क एक्सेस लेयर के साथ रिप्रेजेंट किया गया। तो टीसीपी आईपी मॉडल में इस तरह हमारी जो लेयर्स हैं वो 7 लेयर्स से श्रिंक होके ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स थी, जबकि यहाँ पे वो 4 लेयर्स हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इन लेयर्स की फंक्शनैलिटी तो आप डिस्कस कर चुके हैं। हम जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में जो वेरी कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हम वन बाय वन इनको आगे चल के इन तमाम प्रोटोकॉल्स की डिटेल भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देखें तो एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास डीएनएस जो है प्रोटोकॉल वो एप्लीकेशन लेयर में फॉल करता है। इसी तरह हमारे पास डीएचसीपी, बूट पी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी तरह मेल के जो बाकी सेंडिंग के लिए आपकी पॉप और आई मैप जो है मेल सेंड और रिसीव करने के लिए, एसएमटीपी सेंडिंग के लिए यूज होता है, पॉप और आई मैप जो हैं वो मेल्स को रिसीव और रिट्रीव करने के लिए यूज होते हैं। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीएफटीपी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एचटीटीपी एंड सो ऑन। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ये जस्ट कुछ कॉमन प्रोटोकॉल आपको बताए गए। ये तमाम प्रोटोकॉल जो है ये एप्लीकेशन लेयर पे फॉल करते हैं, एप्लीकेशन लेयर में फॉल करते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास जो 2 कॉमन प्रोटोकॉल्स यूडीपी और टीसीपी यूज होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा भी प्रोटोकॉल्स जो हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, आपकी जो गेमिंग या जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं उनके लिए आपका जो है वो रियल टाइम प्रोटोकॉल, स्ट्रीमिंग कंट्रोल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, वो और भी प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन अभी हम जो है ये आपकी टीसीपी और यूडीपी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह इंटरनेट लेयर में अगर आप देखें तो आईसीएमपी और आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आपके रिप की एग्जांपल है, आपके पास ओएसपीएफ की है, बीजीपी की है। तो ये तमाम जो हैं ये इंटरनेट लेयर में फॉल करते हैं। और नेटवर्क एक्सेस लेयर में आपके पास ईथरनेट, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये तमाम जो है नेटवर्क एक्सेस लेयर में। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करें तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है उसको इन बिटवीन द आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर एंड इंटरनेट लेयर शो किया गया। उसकी एक रीजन है, वो हम थोड़ा आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं कि आर को बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटोकॉल जो है ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है।
So let's discuss this protocol one by one. सबसे पहले अभी ये एक ब्रीफ आपको ओवरव्यू दे रहा है, जबकि हम इन प्रोटोकॉल्स को नेक्स्ट स्लाइड्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स में हम डिस्कस करें तो डोमेन नेम सिस्टम। बेसिकली DNS प्रोटोकॉल जो है ये यूज होता है नेम्स को IP एड्रेसिंग में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज यू ऑल नो कि जो नेटवर्क्स के अंदर आपकी जो डिवाइसेस हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ IP एड्रेस बस। बट यू नो आइदर इट इज IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, IP addresses are in the numeric form and it is difficult for the humans to to remember them. That's why, because the names are easy to remember for the humans, and इसी वजह से आप देखते हैं कि वेबसाइट्स के जो नेम्स हैं वो हमें हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स के नेम जो हैं वो याद रहते हैं। तो हमारी कन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए हम अपने ब्राउजर्स में, अपनी डिफरेंट अदर एप्लीकेशंस में हम बाय नेम जो है इन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। बट इन द बैकग्राउंड DNS प्रोटोकॉल जो है वो इन नेम्स को ट्रांसलेट करता है इन द IP एड्रेस। बेसिकली द कम्युनिकेशन जो आपकी हो रही होती है वो IP एड्रेसेस पे हो रही होती है। इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टेलनेट को। बेसिकली टेलनेट आपकी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करके टेलनेट हम उन सर्वर्स को या नेटवर्क डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द टर्मिनल, थ्रू द कमांड लाइन। ये हम प्रैक्टिकली आपको इसी आज की लैब में हम डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे। इसी हम विंडोज़ के सिस्टम को पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करके इसको हम किसी रिमोट कंप्यूटर से एक्सेस करके आपको दिखाएंगे। इसके बाद डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल DHCP। बेसिकली ये जैसा कि आपको बताया गया है कि नेटवर्क्स के अंदर आपकी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो IP एड्रेस ही है, और नेटवर्क डिवाइस जो है वो IP एड्रेस के बगैर कम्युनिकेशन जो है वो उसके लिए फिजिबल नहीं है। लेकिन आपने ये नोट किया है कि जब आप किसी होम वाईफाई या इधर इस वक्त आप यूनिवर्सिटी के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपने कभी अपनी डिवाइस को IP एड्रेस खुद से असाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी रीज़न ये है कि नेटवर्क के ऊपर DHCP की जो सर्विस है, DHCP का जो प्रोटोकॉल है वो आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आपको जो IP एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस को असाइन हो जाता है उस पूल में से जो हमने अपने राउटर या अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया होता है। और ये लैब भी जो है हमारे आज के लैब में इंक्लूडेड है, जिसमें हम DHCP को राउटर के ऊपर और इसके अलावा आपको एक ब्रीफ सा डेमोन्स्ट्रेशन विंडोज सर्वर के ऊपर भी कॉन्फ़िगर करने की दी जाएगी। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर में एक बहुत आपका रिनाउंड प्रोटोकॉल HTTP है, जिससे बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये बेसिकली आपको आपके ब्राउजर्स जो हैं वो HTTP प्रोटोकॉल की मदद से डिफरेंट वेब पेजेस को रिट्रीव करते हैं वेब सर्वर से और आपको डिस्प्ले करते हैं, जिसका जो सिक्योर वर्जन है वो HTTPS है। और ऑलमोस्ट आपकी तमाम वेबसाइट्स जो हैं वो HTTPS को ही इस्तेमाल करती हैं, और मोस्टली आजकल HTTPS यूज होता है कंसीडरिंग द सिक्योरिटी चैलेंजेस इन दिस एरा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूजर्स को अपनी फाइल्स को मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। आपने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो FTP की फैसिलिटी अपने यूजर्स को देती हैं, जिसके ज़रिए वो रिमोटली अपने सर्वर पे अपनी स्टोरेज रिपोजिटरी में फाइल्स को
एक्सेस कर सकते हैं, उनमें अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और गर्ज ये कि मैनेज कर सकते हैं। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, एफटीपी जो है बेसिकली वो टीसीपी बेस्ड है और उस वो थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू द टीएफटीपी। टीएफटीपी बेसिकली यूडीपी बेस्ड है और एज कंपेयर टू द एफटीपी इट इज लेस सिक्योर बट इज मोर फास्ट। देन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी, बेसिकली आप लोग तमाम ईमेल्स की सर्विस यूज करते हैं और ईमेल सर्वर्स जो हैं वो ईमेल्स को सेंड करने के लिए एसएमटीपी की सर्विस, एसएमटीपी का प्रोटोकॉल यूज करते हैं। वो ख्वाह आपका गूगल मेल हो, वो आपका याहू मेल हो और बाकी भी जो तमाम मेल सर्वर्स हैं, मोस्ट कॉमनली एसएमटीपी यूज होता है। इसके बाद पॉप, बेसिकली ईमेल क्लाइंट्स जो हैं वो ईमेल सर्वर से आपकी ईमेल्स को फैच करने के लिए यूज करते हैं, जिसकी एग्जांपल आप जब अपने ब्राउजर में ईमेल किसी जीमेल, याहू या हॉटमेल के ईमेल को जब लॉगिन करते हैं तो बेसिकली रियल टाइम में पॉप प्रोटोकॉल की मदद से आपकी ईमेल्स को आपके इनबॉक्स, सेंट बॉक्स और तमाम फोल्डर्स में सर्वर से रिट्रीव करके रियल टाइम में फैच किया जाता है। और जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं तो वो आपकी जो ईमेल्स हैं उनकी कॉपी आपके क्लाइंट एंड पे नहीं रखी जाती, बल्कि हर दफा उनको सर्वर से एक्सेस किया जाता है। यही डिफरेंस है आई मैप और पॉप का। बेसिकली आई मैप जो है ये भी बेसिकली ईमेल्स रिट्रीवल का ही प्रोटोकॉल है, बट इट हेल्प्स यू टू कीप द कॉपी ऑफ द ईमेल्स एट योर क्लाइंट इन इवन इन ऑफलाइन मोड। आप लोग आजकल अपने मोबाइल्स के अंदर डिफरेंट जीमेल्स, आउटलुक और अदर क्लाइंट्स जो हैं उनको इंस्टॉल करते हैं मोबाइल और कंप्यूटर्स में। और आप ये नोट करिएगा कि आई मैप की मदद से जो भी न्यू ईमेल्स आती हैं वो तो आप करते ही हैं रिट्रीव आपका मेल क्लाइंट सर्वर से, लेकिन जब आप इवन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी होते तो आपकी उन तमाम ईमेल्स की एक ऑफलाइन कॉपी आपके क्लाइंट के अंदर सेव रहती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉप एंड आई मैप। आइए अब हम इन तमाम जो हमने प्रोटोकॉल को बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया है, हम इनको अभी हम एप्लीकेशन, ये तमाम प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स थे। अब हम इन तमाम प्रोटोकॉल्स को डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ये शेयर किया है कि डीएनएस की जो सर्विस है, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो बेसिकली तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो अपने आईपी एड्रेस की बुनियाद पर यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं ओवर द इंटरनेट। बट हमारे लिए ये कन्वीनियंट नहीं है कि हम तमाम जो इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं जिनके बैकएंड पे जो उनके जो है वो आईपी एड्रेस से उनके वो जो सर्वर्स जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो आईपी एड्रेस हम याद कर सकें। इवन बात यहाँ तक नहीं है, आजकल जो आपके जाइंट्स वेब सर्विसेज हैं लाइक गूगल सर्च इंजन की बात करें तो उसके थाउजेंड्स ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं। इसी तरह अगर आप यूट्यूब, फेसबुक की बात करें तो इनके जो एड्रेसेस हैं वो इन थाउजेंड्स की रेंज में है, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। रीजन वाइज जो है आपको आपकी लोकेशन बेस पे जो नियर बाई लोकेशन से सर्व हो जाते हैं। तो ये आपके लिए फिजिबल, हमारे लिए फिजिबल नहीं है कि हम उन तमाम आईपी एड्रेसेस को याद कर सकें। इसमें आपके जहनों में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर हम नेम की बजाय अपने ब्राउजर में आईपी एड्रेस इंटर करें तो क्या वेबसाइट ओपन होगी? जरूर होगी। ये हम आपको अभी लैब में दिखाएंगे भी। हम एनएस लुकअप करके किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं और उस आईपी एड्रेस को जब हम ब्राउजर में लिखेंगे तो वही सेम पेज ओपन होगा जो कि नेम से ओपन होगा। इसी तरह इसकी कुछ और लॉजिक्स भी हैं जो कि एडवांस टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि कई दफ़ा क्या होता है कि एक ही वेबसाइट, बल्कि मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो स्मॉल वेबसाइट्स हैं एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स चल रही होती हैं और इन नेम्स की बुनियाद पे उसके अंदर वर्चुअल होस्ट बनाए जाते हैं।
एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, उन नेम्स की बुनियाद पे बाइफरकेट होकर वो चल रही होती है। तो डीएनएस जो है बेसिकली ये प्रोटोकॉल हमें ये हेल्प करता है उन नेम्स को आईपी एड्रेसेस के अंदर ट्रांसलेट करने में। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? होता ये है कि बेसिकली आप इस अबव पिक्चर में देखें तो जब आपका जो ब्राउजर है, क्लाइंट का ब्राउजर, उसने ब्राउजर में cisco.com लिखा। अब आपके ब्राउजर जो है उसको इस सिस्को, आपका ब्राउजर जो रिजॉल्वर है उसको इस cisco.com का आईपी एड्रेस चाहिए। सो ये रिक्वेस्ट करेगा डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर जो है वो मैच करेगा cisco.com के लिए इसके पास क्या आईपी एड्रेस जो है इसके रिकॉर्ड में अवेलेबल है, वो उस क्लाइंट को वो प्रोवाइड कर देगा। और उसके बाद वो जो रिजॉल्वर है वो बेसिकली उस आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेशन करेगा। एक चीज यहाँ पे ये भी अहम है कि ये जो डीएनएस की सर्विस है बेसिकली ये हायरार्किकल मॉडल है। इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ डोमेन्स हैं और हर डोमेन जो है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट कि आपने सिर्फ अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है और किस तरह वो रिकॉर्ड जो है वो फैच होता है, किस तरह वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर की तरफ रेफर होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ टॉप लेवल डोमेन है। सबसे टॉप पे आपका रूट होता है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग से, डॉट के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग से जो है वो रिप्रेजेंट होता है। लेकिन नॉर्मली हम कोई भी वेबसाइट का नाम के आखिर में डॉट नहीं डालते, वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर उसको अपेंड कर लेता है आपके एड्रेस के बाद। जैसा कि उसके बाद .com.org, इसी तरह कंट्रीज के नेम .pk, .us, .au, .co, ये तमाम जो हैं ये टॉप लेवल डोमेन्स में कंसीडर होते हैं। उसके बाद .com से जितनी भी डोमेन्स इशू होंगी वो आपकी सेकेंडरी लेवल डोमेन्स होंगी। इसी तरह जो .org, .net, .pk के अंडर जो डोमेन्स आएंगी वो सेकेंडरी लेवल डोमेन्स। और इसके बाद थर्ड लेवल डोमेन्स भी हो सकती हैं जो ये वाली डोमेन्स जो हैं वो अपनी सब डोमेन्स बनाएंगे। तो इस तरह ये इसके डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। हम आपको जैसा मैंने बताया एनएस लुकअप की यूटिलिटी आपकी विंडोज के अंदर अवेलेबल है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आप यहां से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, यहां आप एनएस लुकअप करके चेक कर सकते हैं कि आपके डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या है। उसके बाद आप किसी भी एड्रेस को रिजॉल्व करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट के एड्रेस को रिजॉल्व करने जा रहे हैं, तो बेसिकली इसने मुझे मेरे वेबसाइट का एड्रेस रिजॉल्व करके दे दिया। बेसिकली मैं लोकल नेटवर्क पे बैठा हूं तो इसलिए मुझे लोकल रेंज में इसने एड्रेस रिजॉल्व करके दिया। हम किसी पब्लिक वेबसाइट को एक्सेस करके देखते हैं। लेट्स से हम cisco.com को रिजॉल्व करते हैं, तो ये देखें कि इसने आपको cisco.com का IPv4 और IPv6 दोनों एड्रेसेस दे दिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे अहम है, वो गौर करिएगा कि ये आंसर नॉन अथॉरिटेटिव है। इसकी रीजन ये है कि ये आंसर इसने किसी सर्वर, मेरे डीएनएस सर्वर के अपने रिकॉर्ड में नहीं था, बल्कि इसने किसी और सर्वर से कांटेक्ट करके वहां से लेके दिया। दैट्स वाई अगर जब अब ये अपने रिकॉर्ड से देगा तो उसको वो अथॉरिटेटिव आंसर कहेगा, और जब वो किसी और कंसर्न सर्वर से लेके देगा तो वो नॉन अथॉरिटेटिव आंसर होगा। तो बेसिकली इसमें मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देता जाऊं। इसमें होता ये है कि जब मैंने यहाँ पे cisco.com लिखा, लास्ट में मैंने आपको कहा था कि अगर आप डॉट भी लगा देंगे और आखिर में एम्प्टी स्ट्रिंग खुद ही ऐड हो जाती है, तो देखें रिजल्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली आपके जो रिजॉल्वर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ये अपेंड कर लेते हैं। होता क्या है कि जब मेरे डीएनएस सर्वर ने ये देखा कि इस एड्रेस से उसका कोई अपने रिकॉर्ड में रिकॉर्ड मैच नहीं किया, तो वो फौरन रूट सर्वर के पास जाएगा।
रूट सर्वर जब अपने रिकॉर्ड में देखेगा तो वो देखेगा कि ये रिकॉर्ड तो उसके पास भी नहीं है, वो उसको रेफर कर देगा कॉम सर्वर के पास। उसके बाद मेरा ब्राउजर, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्यूरी इटरेटिव है या रिकर्सिव है। लेट्स अज्यूम कि वो मेरा रिजॉल्वर जो है वो कॉम सर्वर के पास जाएगा और कॉम सर्वर जो है वो अपने रिकॉर्ड में देखेगा और उसको सिस्को का रिकॉर्ड मिल जाएगा और वो मुझे जो है वो सिस्को के डोमेन का आईपी जो है वो मुझे शेयर कर देगा। सो ये प्रोसेस इस तरह होता है, रूट सर्वर से नेक्स्ट सर्वर, और नेक्स्ट सर्वर से अगर नहीं मिला तो उससे नेक्स्ट सर्वर को रेफर कर देगा। अल्टीमेटली आपका जो रिकॉर्ड है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और इसमें फिर कैशिंग का प्रोसेस भी होता है। आपका जो लोकल डीएनएस सर्वर है वो कैशे मेंटेन कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग, आपने उसका टाइम कितना रखा है, उसका टीटीएल कितना है। और इसी तरह आपका जो रिजॉल्वर होता है वो भी लोकली इसको कर रहा होता है। इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिकल में ये भी बताएंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर भी सी ड्राइव के अंदर एक होस्ट की फाइल होती है, वहां भी आप मैनुअली जो है वो किसी भी एड्रेस के अगेंस्ट उसका आईपी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले सिस्टम अपनी उस होस्ट फाइल में लुकअप करेगा, अगर उसको आंसर नहीं मिला तो वो अपने रिजॉल्वर ब्राउजर की कैशे में देखेगा, वहां से नहीं मिलता तो अपने लोकल डीएनएस सर्वर से कांटेक्ट करेगा। उस डीएनएस सर्वर को अगर अपने रिकॉर्ड में नहीं मिला तो वो अपनी कैशे में देखेगा, अगर वहां से भी नहीं मिला तो फिर उसकी हायरार्की में जो नेक्स्ट सर्वर होगा वो उससे कांटेक्ट करेगा। वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्यूरी जो है आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिकर्सिव की है या इटरेटिव की है, आइदर वो रिजॉल्वर जो है वो कांटेक्ट करेगा उस सर्वर से, या आपका लोकल डीएनएस सर्वर जो है वो आपके बिहाफ पे आपको क्यूरी रिजॉल्व करवा के देगा। तो ये बहरहाल जब हम डीएनएस को प्रैक्टिकल में करेंगे तो आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को। बेसिकली जैसा मैंने पहले बताया कि DHCP आपको ये हेल्प करता है कि आपके जो क्लाइंट डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क के ऊपर आईपी एड्रेस ऑब्टेन कर लें, आपको जो मैनुअली आईपी एड्रेस है वो असाइन ना करना पड़े डिवाइस को। जब आप किसी कॉरपोरेट नेटवर्क या किसी बड़े नेटवर्क में होते हैं, या इवन आजकल तो आप अपने होम में भी, तो हर बंदा उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज इतनी नहीं है कि वो अपनी डिवाइस को एक लेमैन जो है वो खुद से मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन कर सके। सो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इवन स्मॉलर नेटवर्क्स में भी आपका DHCP की सर्विस जो है आपके होम राउटर के ऊपर, वाईफाई राउटर के ऊपर ऑपरेशनल होती है। और अगर हम बात करें बड़े नेटवर्क्स के अंदर जहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज मौजूद होने के बावजूद भी, अब इस यूनिवर्सिटी में अगर 15,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो आप समझ लें कि ये फिजिबल नहीं है कि हर क्लाइंट की डिवाइस पे जाके मैनुअली आईपी एड्रेस जो है वो फिक्स किया जाए। इसलिए DHCP जो सर्वर है, DHCP की जो सर्विस है उसमें जो आप पूल कॉन्फ़िगर करते हैं या डिफरेंट पूल्स, बेसिकली इतने यूजर्स के लिए डिफरेंट पूल्स हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, डिफरेंट सबनेट्स, डिफरेंट वीलैन्स के अंदर जो है वो डिफरेंट पूल्स चल रहे हैं। तो उन पूल से उन डिवाइसेस को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, क्योंकि मैनुअली असाइन करना जो है उसमें वो एक तो प्रोसेस जो है उसमें एरर वुलनरेबल भी है कि आप मैनुअली कोई गलती भी कर सकते हैं, फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना वो भी एक आपके लिए हैजल है, और इतने बड़े नेटवर्क में ये फिजिबल भी नहीं है, और ये क्वाइट जो है टाइम कंज्यूमिंग हेडेक होगा। तो इसके अलावा हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो DHCP का बेसिकली प्रोसेस है वो किस तरह होता है। बेसिकली होता ये है कि DHCP का जो क्लाइंट है, जैसे ही कोई डिवाइस ऑन होती है तो वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट करती है। वो ब्रॉडकास्ट जो है वो लेयर 2 की ब्रॉडकास्ट होती है, जिसमें आपके FF बेस्ड आपकी जो हेक्साडेसिमल में, और वो ब्रॉडकास्ट जो है वो DHCP सर्वर अपनी पोर्ट नंबर 67 पे लिसन करता है, मतलब जो डिवाइस इस पे 67 की सर्विस ऑन होगी वो डिस्कस करेगी। और आप ये जानते हैं कि लेयर 2 की जो ब्रॉडकास्ट है वो लोकल नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए ये लाजमी है कि आपका जो DHCP सर्वर है वो आपके सबनेट के अंदर होना चाहिए, आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होना चाहिए, वरना उसके लिए आपकी अगर वो नहीं है तो फिर उसके लिए आपको एक डिफरेंट DHCP रिले की कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती है।
वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इस चीज़ को सिंपल रखते हैं। तो क्या होगा कि DHCP क्लाइंट एक ब्रॉडकास्ट करेगा जिसको हम डिस्कवर मैसेज कहते हैं। DHCP सर्वर जो है वो जब तमाम वो ब्रॉडकास्ट तमाम उस लोकल एरिया नेटवर्क के तमाम डिवाइसेस के पास जाए, लेकिन जो सर्वर या राउटर जिसके ऊपर वो DHCP की 67 पोर्ट ऑन होगी, DHCP सर्विस ऑन होगी, वो उसको लिसन करके अपने पूल में से चेक करेगा कि उसके पास कौन सा IP एड्रेस अवेलेबल है और वो उसको ऑफर कर देगा। और ये जो रिप्लाई होगा ये यूनिकास्ट होगा उस क्लाइंट की तरफ, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा सर्वर। सिर्फ क्लाइंट शुरू में ब्रॉडकास्ट करता है क्योंकि क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि मैंने एड्रेस कहाँ से लेना है और अभी उसको IP तो एड्रेस मिला ही नहीं, इसलिए वो ब्रॉडकास्ट करता है। DHCP क्लाइंट को जब वो IP एड्रेस की ऑफर मिलती है उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए DHCP की रिक्वेस्ट का जो है वो उसको फ्रेम भेजता है। DHCP सर्वर जो है वो उस एड्रेस को लॉक कर देता है, असाइन कर देता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जिसको हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं लीज टाइम। और वो लीज टाइम आपके नेटवर्क्स के अकॉर्डिंगली आप लोग खुद सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉफी शॉप है, आपको पता है एक यूजर मैक्सिमम फॉर अ और या फॉर अ 2 और आएगा, तो आप वहां पे जो लीज टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून करेंगे। बिकॉज अगर वहां पे आप लीज टाइम 8 डेज का रख देते हैं सो वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कहलाएगी। बिकॉज एक यूजर आया, उसने 1 घंटे के लिए वहां आपके स्टे किया कॉफी शॉप में और वो चला गया, लेकिन 8 दिन के लिए आपका वो IP एड्रेस बाउंड हो गया, जो कि आपके IP एड्रेस डिपेंडिंग ऑन के आप किस नेटवर्क से यूज करें वो आपके IP एड्रेस जो है वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी कहलाएगी और वो आपके ख़त्म भी हो सकते हैं। और चलें अब जहाँ तक बात है प्राइवेट IP एड्रेसिंग की, जैसे आप हमने पढ़ा है प्राइवेट और पब्लिक के बारे में, तो प्राइवेट IP एड्रेसेस में तो आप ये बेयर कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे आपकी कोई कॉस्ट नहीं जो है वो आपको चार्ज हो रही। लेकिन आप यही बात पब्लिक एड्रेसिंग के केस में जहाँ पे डाटा नेटवर्क्स जो हैं या आपकी जो ISPs हैं वो आपको जब IP साइन कर रही होती हैं वहाँ पे पब्लिक IP, तो वहाँ तो बेसिकली IP एड्रेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी बड़ी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिक्वायर्ड है। तो वहाँ पे जो लीज टाइम है वो उसके अकॉर्डिंगली ट्यून किया जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट मूव करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनीज या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर FTP का सर्वर जो है वो सेटअप किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए। लेट्स से आप एक मीडिया हाउसिंग कंपनी में जॉब करते हैं, आप मीडिया रिपोर्टिंग के लिए डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट एक सिटी के रिमोट एरियाज में ट्रैवल करते हैं और आपने वो जो आपने कवरेज की है वो वीडियोस हैं या फाइल हैं वो फौरन आपने अपने हेड ऑफिस में शेयर करनी है। तो रेदर देन कि आप ट्रैवल करें, जो आपने शाम को जाना है, आजकल आपको पता है कि एक कंपटीशन का दौर है, वो न्यूज़ फौरन ब्रॉडकास्ट हो जाती है विद इन अ फ्यू मिनट्स। वो अपने मीडिया हाउस में वो अपलोड करते हैं FTP सर्वर पे, वहाँ पे जो भी ऑडिट एडिटिंग टीम है वो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके और वो आगे जो है वो ट्रांसमिशन के लिए मुंतकिल हो जाएगी। तो उस केस में और इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो बेसिकली FTP सर्वर जो है उसको सिक्योरली, जो इसमें 2 तरह की एक्सेस होती हैं, एक अनोनिमस एक्सेस होती है जब आप FTP सर्वर सेटअप करेंगे उस, और दूसरी जो है वो आपकी क्रीडेंशियल बेस होगी जिसमें आप अपनी क्रीडेंशियल से यूजर रिमोटली जो है वो एक्सेस कर सकता है FTP सर्वर को और अपनी फाइल्स को डिपेंडिंग ऑन द परमिशन जो उसको अवेलेबल है अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, अपलोड कर सकता है। थैंक यू जी। नेक्स्ट जो है वो हम अब प्रैक्टिकल जो है जो हमने अभी पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल जो है वो हम परफॉर्म करते हैं।